सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं नीतू सिंह दीदी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में जो लेसन 3 हमारा चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत, इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब आगे हम पढ़ते हैं फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। यानी जो हेनरी फ्यूल हैं वो प्रबंध के क्या थे, जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, यानी हेनरी फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। फ्यूल का जन्म सन 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। सन 1860 में उन्होंने खनन इंजीनियर की डिग्री भी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। यानी जैसे ही हमको क्वेश्चन आए कि प्रबंध के जन्मदाता कौन, तो प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, हेनरी फ्यूल। फ्यूल ने प्रबंध में क्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाया था। अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर उन्होंने व्यावसायिक कार्यों को कुल 6 भागों में बांटा था: तकनीकी कार्य, वाणिज्य कार्य, वित्तीय कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, लेखा संबंधी कार्य और प्रबंधकीय कार्य। फ्यूल के अनुसार प्रबंध के सभी 6 कार्य किसी भी व्यावसायिक उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे कि उनने कुल 14 सिद्धांत बनाए थे। ठीक है, जिसमें से फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत पहला है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी इस सिद्धांत के अनुसार केवल श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण अधिकतम उत्पादकता एवं क्षमता को संभव बनाता है। उपक्रम की उत्पादन तथा कार्यप्रणाली श्रम विभाजन पर आधारित होनी चाहिए। श्रम विभाजन में जब एक ही कार्य को एक व्यक्ति को बार बार करना पड़ता है तो उसकी कार्यकुशलता एवं योग्यता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इसी के साथ काम की किस्म में उत्पादन की गति में वृद्धि होती है, संसाधनों के अपव्यय में कमी होती है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। फ्यूल के अनुसार श्रम विभाजन का सिद्धांत तकनीकी तथा प्रबंधकीय दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकार का उत्तरदायित्व। फ्यूल के अनुसार आदेश देने का अधिकार तथा निर्देश लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व दोनों सहगामी हैं। वास्तव में अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रबंधकीय सिक्के के 2 पहलू होते हैं जो साथ साथ विद्यमान होते हैं। यानी यदि हम किसी को अधिकार देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसके साथ साथ उत्तरदायित्व भी जन्म लेता है। यानी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, आपस में पूरक तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अधिकार की स्वीकृति का तात्पर्य निर्धारित लक्ष्य या कार्य के निष्पादन के उत्तरदायित्व की स्वीकृति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। इससे कर्मचारियों के साहस में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को उसके उद्देश्यों, नियमों, नीतियों तथा क्रियाविधियों का सम्मान करना चाहिए। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, नीतियाँ बनाई गई हैं, उनका सम्मान करते हुए इस संबंध में एक साफ एवं स्पष्ट समझौता होना आवश्यक है। इसका पालन न करने पर या अनुशासन भंग करने पर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। कोई भी संगठन बिना अनुशासन के कुशलता से नहीं चलता है। अच्छा हो कि यह अनुशासन स्वैच्छिक हो। अनुशासित संस्था की साख समाज में अच्छी होती है। इससे न केवल कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है वरन श्रम प्रबंध बेहतर होने की मदद मिलती है। यानी अनुशासन में रहना ये स्वशासित होता है, स्वयं से अनुशासित होना। यदि ज़ोर ज़बरदस्ती से कार्य कराया जाएगा वो कार्य ठीक ढंग से नहीं होगा। ठीक है, फिर है आदेश की एकता।
प्रत्येक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए तथा कर्मचारी केवल उसी अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे संभावित भ्रम की दशा या विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उत्तरदायित्व का विभाजन अधिक कुशलता के साथ संभव हो जाता है तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। आदेश की एकता, यदि एक ही व्यक्ति से आदेश मिले तो ही वो कार्य ठीक ढंग से हो सकता है। यदि हर व्यक्ति अलग अलग आदेश देगा तो क्या होगा, उसमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि हम किसका आदेश का पालन करें, तो कर्मचारियों को कार्य करने में समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसलिए आदेश की एकता का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है निर्देश की एकता, पांचवा बिंदु है हमारा। इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य रखने वाले कार्यों के समूह का एक ही नियोजक तथा एक ही उच्चाधिकारी होना चाहिए जो कि उस संबंध में निर्देश दे। निर्देश की एकता से समन्वय करना सुविधाजनक हो जाता है, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है तथा उद्देश्य प्राप्त करना सरल हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे आदेश की एकता होती है वैसे ही क्या होनी चाहिए, निर्देश की भी एकता। यानी एक जो उच्च अधिकारी होते हैं वो जो नियोजक तथा उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनमें समन्वय होना चाहिए, एकता होना चाहिए। अब कोई अधिकारी कोई दूसरी निर्देश दे रहा है, उससे अगला अधिकारी दूसरा निर्देश दे रहा है, तो कर्मचारियों में जैसे आदेश में एकता आवश्यक है ठीक उसी प्रकार निर्देश में भी एकता आवश्यक है। उससे क्या होगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ जाती है तथा उद्देश्य प्राप्त करना सरल हो जाता है। उद्देश्य प्राप्त करना सरल कैसे, जैसे संस्था का जो भी उद्देश्य हो वो प्राप्त करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो आदेश की एकता और निर्देश की एकता लगभग एक ही होती है। ठीक है, 6 टॉपिक है हमारा सामुदायिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इसे सहकारिता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्येक सभी के लिए तथा सभी प्रत्येक के लिए, ये कोटेशन है कि प्रत्येक सभी के लिए तथा सभी प्रत्येक के लिए हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। उपक्रम में सामुदायिक हित सर्वोच्च होने के लिए होने चाहिए, क्यों ना व्यक्तिगत हितों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। जब भी सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को सर्वोच्च समझा जाएगा, संगठन नष्ट या समाप्त हो जाएगा। संस्था का लाभ होने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी यदि जहाँ पर व्यक्तिगत हितों की बात आने लगे, व्यक्तिगत लाभ की बात आने लगे, वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि संगठन समाप्ति की ओर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 7, पारिश्रमिक। कर्मचारियों को पर्याप्त एवं न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। उचित वेतन के साथ गैर वित्तीय पारितोषण, अच्छे निष्पादन यानी परफॉर्मेंस जो करते हैं की सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, कर्मचारियों का किसी भी दृष्टि से शोषण समाप्त करना चाहिए। इससे कर्मचारियों में समर्पण की भावना का विकास होता है तथा श्रम परिवर्तन की दर में कमी आती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि कर्मचारी कार्य करता है और उनको उचित न्यायोचित पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक मिले, वेतन मिले, गैर वित्तीय पारितोषिक जैसे उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिप्रेरणा दी जाए, अभिप्रेरणा यानी उनको मोटिवेट किया जाए, तो इससे भी कर्मचारियों की दृष्टि क्या होती और कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से शोषण समाप्त कर दिया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी उस संस्था में कार्य करेंगे कर्मचारी, उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके संस्था के प्रति कर्मचारियों के समर्पण की भावना जागेगी। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी
अधिकार एवं शक्ति के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के मध्य अच्छा संतुलन आवश्यक है। वास्तव में केंद्रीकरण संस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा इतना अवश्य है कि अत्यधिक केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है तथा श्रेष्ठ व शीघ्र निर्णय लेना संभव हो जाता है। केंद्रीकरण यानी स्वयं कार्य करना और विकेंद्रीकरण यानी अपने जो कुछ कार्य हैं उनको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में बांट देना। इसके बारे में हम आगे पाठों में चर्चा करेंगे। तो विकेंद्रीकरण यानी अपने जो दायित्व हैं, मुख्य दायित्व हैं, उनको अन्य व्यक्तियों में बांट देना, अपने नीचे के कर्मचारी में। तो जो ज़रूरी कार्य होते हैं, जो मुख्य कार्य होते हैं, वो उच्च अधिकारी स्वयं कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राचार्य लेवल, विद्यालय लेवल पे बात करते हैं कि प्राचार्य जी क्या करते हैं कि जो अन्य कार्य होते हैं वो अन्य अधीनस्थों में अपने बांट देते हैं। सारे कार्य वो स्वयं नहीं करते, लेकिन कुछ कार्य जो उन्हीं के करने होते हैं उन कार्यों के लिए वो समय बचाकर स्वयं करते हैं, ताकि उन अन्य कार्यों को यदि अधीनस्थ कर्मचारी करेंगे तो जो बचा हुआ समय है जो उन्हें खुद करना है उन कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्रीकरण का भी है कि केंद्रीकरण के माध्यम से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही है, दोनों के मध्य अच्छा संतुलन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला। फ्यूल के अनुसार आदेश की एकता एवं श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे सोपान श्रृंखला यानी चेन कहते हैं। इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में चलने चाहिए। फ्यूल के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने या आवश्यकता पड़ने पर इस क्रम को तोड़ा भी जा सकता है। इसे पुल या गैंग प्लैंक के नाम से पुकारा जाता है। सोपान श्रृंखला में सूचनाओं का प्रवाह व्यवस्थित रहता है, समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है। ऊपर से नीचे की ओर, आदेश ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर यानी मुख्य प्रबंधक, ठीक है, मुख्य प्रबंधक से उप प्रबंधक, उप प्रबंधक से सहायक प्रबंधक, यानी जो चेन चली आ रही है वो उच्च स्तर से लेके मध्य स्तर तक और निम्न स्तर तक आना, तो ये सोपान श्रृंखला कहलाती है। इसको पुल या गैंग प्लैंक का नाम भी दिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु है हमारा व्यवस्था। फ्योल ने सुझाया कि प्रत्येक के लिए उचित स्थान प्रत्येक अपने स्थान पर होना चाहिए। केवल व्यवस्था एक सुदृढ़ संगठन, कुशल प्रबंधन का सृजन करती है। अवस्था छिन्न भिन्नता एवं भ्रम को उत्पन्न करती है। अव्यवस्था ऐसे भौतिक व मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग संभव होता है। संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होती तथा श्रेष्ठ अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ अव्यवस्था होगी वहाँ छिन्न भिन्न या भ्रम उत्पन्न होते हैं, लेकिन जहाँ व्यवस्था हो वहाँ सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। कुशलता रूप से भौतिक व मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी भी नहीं होती और श्रेष्ठ अनुशासन बनाए रखने में मदद भी मिलती है। यानी व्यवस्था यानी ठीक व्यवस्था एक कोटेशन है कि प्रत्येक के लिए उचित स्थान या प्रत्येक अपने उचित स्थान पर, यानी कार्य जहाँ पर कर्मचारी कर रहा है वो स्थान कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। वह जो कर्मचारी हैं उनके अनुसार होना चाहिए और वो उसमें कार्य करने में कुशलता से अपने कार्य को अनुशासित रहकर कर सके। ठीक है। ये किसकी श्रेणी में आता है, व्यवस्था की श्रेणी में आता है। अगला बिंदु है समता। समता यानी एक संगठन में मानव शक्ति लगी होती है। व्यक्तियों का यह समूह एक संयुक्त प्रयास या लक्ष्य प्राप्ति के में संलग्न होता है, अतः वहाँ पूर्व निर्धारित रीति व परंपराओं के आधार पर समता होनी चाहिए। समता यानी इक्विटी।
न्याय तथा कृपा के संयोग से बनी हो। समता के अभाव में हम संयुक्त प्रयास हेतु न चल सकते, न बने रह सकते। समता से कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, संगठन के प्रति समर्पण की भावना होती है, वह अपनी कुशलता वृद्धि में प्रयास रहते हैं। समता यानी संगठन, समता यानी एक समान संगठन में कार्य करना, और उन पे जो दृष्टि पड़े वो भी कैसी पड़नी चाहिए, एक समान कर्मचारियों पर दृष्टि, यानी सबको समान रूप से देखा जाना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना, कर्मचारियों को एक जैसा व्यवहार करना, उनके एक जैसा ट्रीट करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, समता के अंतर्गत आएगा। दूसरा बिंदु है स्थायित्व। स्थायित्व यानी एक व्यक्ति को नए कार्य में अपने को समायोजित करने में समय लेता है, अपनी कार्यकुशलता कुछ समय उपरांत ही प्रदर्शित कर पाता है। कर्मचारी एवं प्रबंधकों को नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए एवं आय एवं रोजगार की सुरक्षा सुदृढ़ एवं संगठन एवं प्रबंध के एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। स्थायित्व की दशा में संस्था की शाख में वृद्धि होने के साथ साथ कर्मचारियों के विश्वास में भी वृद्धि होती है, प्रशिक्षण लागत भी घट जाती है। देखें, जैसे कि स्थायित्व, कहीं पे कर्मचारी जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और उनको इस प्रकार का यदि भय रहे कि पता नहीं हमें कब निकाल दिया जाएगा, पता नहीं हमारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उनको इस प्रकार से संतुष्ट कर दिया जाना, स्थायित्व कर दिया जाना कि नहीं भाई तुम स्थायी रूप से संस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका मन लग जाएगा और वो पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से बिना डर और भय के साथ कार्य को करने लगेगा। ठीक है, तो जो भी कार्य करेगा वो पूरी ईमानदारी से करेगा और उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो स्थायित्व से क्या होगा कि स्थायित्व की दशा में संस्था की साख में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और कर्मचारियों में क्या होगा, उनके कर्मचारियों के जो विश्वास होगा उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है हमारा पहल शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से विचार शक्ति एवं उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है, जो पहल शक्ति होती है कहलाती है। फ्यूल के अनुसार संगठन के कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की पहल शक्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये किसी भी व्यवसाय की शक्ति का स्रोत होती है। कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनेपन की भावना का विकास होता है, उनकी विचार शक्ति का विकास होता है, वे निर्णयों को लागू करने में सहयोग प्रदान करते हैं। यानी उनकी विचार शक्ति, यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति चाहकर भी अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन यदि हम उनकी विचार शक्ति को सुने, हो सकता है उसकी जो राय है वो बेस्ट हो, बेटर हो, उससे संस्था को लाभ हो। तो पहल शक्ति यानी हर कर्मचारी को अपनी बात को रखने की पहल, उसके मन में जो विचार हैं उनको रखने की क्षमता, पहल शक्ति होनी चाहिए। ऐसे अवसर उनको देना चाहिए, इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और संस्था को अच्छे विचार भी प्राप्त होते हैं। लास्ट है हमारा सहयोग की भावना। सहयोग की भावना एक कुशल संगठन की नींव होती है। यह सिद्धांत पर आधारित है, संगठन ही शक्ति है, परंतु एकता के लिए सहयोग होना आवश्यक है। संगठन के प्रति गर्व, निष्ठा तथा उससे संबंधित होने की भावना अच्छे निष्पादन के लिए आवश्यक है। यह न केवल संबंधों को मधुर बनाती है, वरन इससे उद्देश्य प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे पहल संगठन तो है कि संगठन कुशलता, जो सहयोग की भावना एक कुशल संगठन की नींव होती है। सहयोग की भावना यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, संगठन यानी व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का समूह कब बनेगा, जब उनमें सहयोग की भावना होगी और वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसको जन्म दिया जाएगा, संगठन को जन्म दिया जाएगा। यानी जब सहयोग ही नहीं रहेगा तो संगठन कैसे, यानी व्यक्ति जब झुंड में काम कर रहे हैं, समूह बनाकर उस कार्य को कर रहे हैं,
एक समूह में किसी कार्य का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें सहयोग की भावना स्वाभाविक सी है कि होना आवश्यक है, और जहाँ सहयोग की भावना है वहाँ संगठन का जन्म होता ही होता है। ठीक है। इस प्रकार फ्योल का सिद्धांत प्रबंध का पहला सिद्धांत है, जो पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुल फ्योल के कितने सिद्धांत पढ़े? कुल 14 यानी 14 सिद्धांत पढ़े। ये किसके सिद्धांत हैं? फ्योल के। फ्योल कौन है? प्रबंध के जन्मदाता हैं। इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी फ्योल प्रबंध के जन्मदाता हैं, और इनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे व्यवस्थित रूप से, और इस विषय वस्तु को अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और जब आप ये ऑडियो वीडियो सुनेंगे तो आप अपनी बुक को भी सामने रखेंगे। पेज नंबर 40 और 41 पे हमने प्रबंध के सिद्धांत पढ़े। ठीक है। थैंक यू।